Yes, Manvi, we are live, so we can start now. जी जी बिल्कुल। मैं एक प्रेजेंटेशन खोलूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान महमूद है और मैं लौंगी में प्रोडक्ट मैनेजर के रोल पे हूँ, सेंट्रल एशिया रीजन का। तो आज की हमारी जो ट्रेनिंग है वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग सवाल पूछें, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, मतलब जो प्रेजेंटेशन अभी मैं चलाऊंगा, बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन है। इसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि सवाल जो आप करें उसकी तरफ ये आपको इंक्लाइन करे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। ये छोटी सी प्रेजेंटेशन में रन करके एक बड़े प्रोजेक्ट का आपको डिज़ाइन खोल के दिखाऊंगा, जो बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन होता है, ताकि हम उस पे ज़रा फॉर्म कर सकें जी ये हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट है उसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद आप उसमें ना सवाल पूछेंगे, तो इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग इफेक्टिव भी होगी। तो अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जी बड़े प्रोजेक्ट्स तो हमने बात कर ली, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट से मुराद क्या है? बड़ा प्रोजेक्ट क्या 1 मेगावाट को बड़ा कहेंगे, क्या 100 किलोवाट को बड़ा कहेंगे, क्या 10 मेगावाट को बड़ा कहेंगे, क्या 100 मेगावाट को, 1000 मेगावाट को? मतलब बड़े की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? अब इसका आंसर ये है कि बड़े की डेफिनेशन ना, अगर मैं कुबैर से पूछूंगा उसकी कोई और होगी, उमर भाई बैठे हैं उनकी पूछूंगा उनकी कोई और होगी, मेरी डेफिनेशन शायद कोई और होगी। ये हर एक का उस टाइम बैठे हुए जो उसका माइंडसेट है उस पर डिपेंडेंट है। अगर आप मुझसे 5 साल पहले पूछेंगे तो मेरी डेफिनेशन कुछ और होगी, अभी पूछेंगे तो डेफिनेशन कुछ और होगी। तो इस वजह से ना बड़ा जो है उसको हम मतलब कैसे कहते हैं कि जी बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि सोलर पैनल की हद तक अगर आप बात करें ना, तो जो सोलर पैनल आप घर पे लगा रहे हैं वही सोलर पैनल आपके बड़े प्रोजेक्ट्स में लगता है। 19-20 फर्क होता है। मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर हमारे नज़दीक घर की छत पे मोनोफेशियल लगना चाहिए और बड़े प्रोजेक्ट्स पे बाईफेशियल लगना चाहिए। लेकिन वो अगेन कस्टमर की नीड पे भी आ जाता है और इंस्टॉलर की प्रेफरेंस पे भी आ जाता है। तो लोग घर में भी बाईफेशियल लगा लेते हैं, उसमें कोई मुमानियत नहीं है। तो इवेंचुअली बात घूम फिर के ये आती है कि जो आपका सोलर पैनल घर पे लग रहा है वही सोलर पैनल आपका 100 मेगावाट 1000 मेगावाट के प्रोजेक्ट पे भी लग रहा है। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस जो होता है ना छोटे प्रोजेक्ट में, मतलब घर के प्रोजेक्ट को अगर हम छोटा प्रोजेक्ट कह लें और बड़ा प्रोजेक्ट जो कि हम कह लें, जिस तरह खबरें हम सुनते हैं कि यूएई में प्रोजेक्ट आया 1000 मेगावाट का, सऊदीया में प्रोजेक्ट आया 2500 मेगावाट का। तो उनमें और जो हम घर में प्रोजेक्ट करते हैं इनमें फ़र्क क्या है? मतलब अगर पैनल ही सिर्फ ऐड करने हैं तो वो तो मतलब अगर आपने 20 पैनल घर पे लगाए थे तो मतलब क्या 20 लाख हो जाएंगे, मतलब 2 करोड़ हो जाएंगे पैनल्स। तो इवेंचुअली तो आप पैनल ही ऐड करें ना, स्टील स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा। तो डिफरेंस जो आता है ना वो आता है प्रोटेक्शन लेवल में, वोल्टेज लेवल में, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा, मतलब आप 10 से 50 पे जाएंगे, 50 से 100 पे जाएंगे, 100 से 1 मेगावाट पे भी जाएंगे ना, आपके प्रोजेक्ट का जो फॉल्ट करंट है और जो उस प्रोजेक्ट की वोल्टेजेस हैं वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अगर आप 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट को 415 वोल्ट पे करेंगे 3 फेज, तो उसकी तारें बहुत मोटी हैं, तो अमूमन वो जो रूल ऑफ थंब होता है ना, अगर हम आगे देख भी लें, तो रूल ऑफ थंब जो चलते हैं वो ये होते हैं कि जी आपके जो छोटे घर के प्रोजेक्ट हैं, जो आपके कहते हैं 10 किलोवाट 15 किलोवाट, वो आपके 415 वोल्ट पे होते हैं, ठीक है, 0.4 केवी वाले में। 0.22 केवी जो है ये आता है सिंगल फेज में। सिंगल फेज आपने देखा होगा अमूमन अप टू 8 किलोवाट के इन्वर्टर्स आते हैं। कोशिश ये होती है कि 2 किलोवाट 3 किलोवाट से ऊपर आप सिंगल फेज की बात ना करें, आप 3 फेज पे जाएं। और पाकिस्तान के नेट मीटरिंग के कवानीन के हिसाब से हमारे यहाँ 3 फेज प्रेफरेंस प्रेफरेंस भी ज़्यादा आती है। तो 3 फेज होता है 0.4 केवी। अब आप 0.4 केवी पे आ गए, अब बात आते हैं 0.4 केवी कहाँ तक जाना चाहिए। जो इंटरनेशनली रूल फॉलो होता है ना, वो कोशिश ये करते हैं कि 400 किलोवाट से बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो आप 0.4 केवी पे कनेक्ट ना करें। मतलब आप 415 वोल्ट पे ना कनेक्ट करें, आप उसको 11 केवी पे ले जाएं। लेकिन पाकिस्तान में जो किया जाता है, पाकिस्तान में रूल फॉलो होता है कि आप 1 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट जो है ना 415 पे कनेक्ट करते हैं। उससे ऊपर कोशिश ये होती है कि आप
अ, उसको ना 11 केवी की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। क्योंकि जब आप 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट, आप में से अगर किसी ने किया है, तो अगर आप 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट की टर्मिनेशन देखेंगे ना, अगर आपने 415 वोल्ट पे की तो वो आपकी, अगर आपने कभी 300 mm की तार देखी हो ना, तो 300 mm की मल्टीपल तारें लगती है, मतलब 3 या 4 तारें लगती हैं, डिपेंडिंग डिस्टेंस आपका कितना है। तो जब 300 mm की तार, अगर आप इंस्टॉलेशन अगर आप जाके ऑन फील्ड देखें, 300 mm की तार हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप देखें 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट में आपकी वैसी 3 से 4 आपकी आ गई, हर फेज पे आपने कनेक्ट करनी है। तो आप ये देखें, आप जो कनेक्शंस की बातें कर रहे हैं, वो हम बात करें तकरीबन 12 से 16 कनेक्शंस की। तो ये जो है ना, एक बहुत कम्परसम काम है, और डेफिनेटली तार मोटी है, बड़ी है, तो आपको जो उसको कनेक्ट करने के लिए एरिया चाहिए वो भी बहुत बड़ा है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, जो घर की डीबी होती है उस साइज की डीबी में हम कहेंगे जी हम 1 मेगावाट की तारें कनेक्ट कर देंगे, वो डीबी का पटाखा निकल जाएगा। तो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता गया, आपका फॉल्ट करंट बड़ा होता जाएगा, और आपको ना आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज लेवल बढ़ाते जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जी 11 केवी पे आ गए। 11 केवी नॉर्मली कोशिश ये होती है कि प्रोजेक्ट जो है ना, अगर कैप्टिव है, मतलब अगर किसी फैक्ट्री के अंदर है, तो अमूमन वो 220 केवी पे नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि 11 केवी भी काफ़ी हाई वोल्टेज होती है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसके मल्टीपल सेक्शंस बना लें, मतलब 3 3 मेगावाट के सेक्शन बना लें, 6 6 के बना लें, 5 5 के बना लें, और उन सबको सेपरेटली जाके कनेक्ट कर लें। लेकिन मैंने जो देखे हैं 11 केवी के या 6 केवी के प्रोजेक्ट्स, वो 20 20 25 25 मेगावाट तक के देखे। जब आप ग्रिड साइड पे जाते हैं ना, मतलब जो जिनको हम पाकिस्तान में आईपीपीज कहते हैं, आईपीपीज नॉर्मली पाकिस्तान की अगर कवानीन की डेफिनेशन में आप देखेंगे, तो मोर देन 1 मेगावाट इज एन आईपीपी, अगर आप ग्रिड को सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रिड को सेल करने वाला प्रोजेक्ट लगाते हैं, इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 1 मेगावाट, और वो आईपीपी में क्लासिफाई हो जाता है। और उसको वो टर्मिनेट करते हैं या 11 केवी पे, या 132 पे, या 220 पे, डिपेंडिंग कि आपके करीब तरीन ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है। और जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट बड़ा होता है, वो पाकिस्तान की भी अगर आप ग्रिड कोड देखेंगे, उसमें भी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि प्रोजेक्ट इतने मेगावाट का है तो आप उसको 11 केवी पे टर्मिनेट कर सकते हैं, इतने मेगावाट का है तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसमें अगर आपने 11 केवी पे टर्मिनेट करना है, तो वो प्रोजेक्ट 30 मेगावाट से बड़ा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के कवानीन में ये चेक करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये इस तरह का है। मतलब आपको जनरली जो मुल्क होते हैं उनकी लॉ में ये डेफिनेशन मेंशन होती है कि भाई आपको कितने मेगावाट का प्लांट किस लेवल पे जाके टर्मिनेशन करनी है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि मेन चीज़ आ जाती है आपके प्रोजेक्ट की वोल्टेज लेवल क्या है, उसका करंट क्या है। तो उससे हम डिफाइन करते हैं कि ये बड़ा होता जा रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स आपके मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, वो सेल्फ कंजम्पशन का भी हो सकता है, ग्रिड फीड का भी हो सकता है, आपका आईपीपी भी हो सकता है। सब में आपका बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि ये आईपीपी नहीं है तो ये बड़ा नहीं हो सकता। हमने मतलब लॉन्गी में काम करते हुए मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं जो 150 150 मेगावाट के हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर ही है, मतलब फैक्ट्री का अपना काम कर रहे हैं। मतलब ज़्यादातर ये माइंस होती हैं, तो उन पे लगे होते हैं 150 150 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगे, लेकिन वो आईपीपी नहीं होता। वो टेक्निकली आप देखा जाए वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्लांट लगाया जाता है। इसी तरह मैंने देखे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी बैटरियां लगी होती हैं, वो भी सेल्फ कंजम्पशन के लगे होते हैं। मतलब आप टेक्निकली देखेंगे ना, तो हमारे जो घर में हाइब्रिड सिस्टम लगा होता है, उसी का बहुत ही बड़ा स्केल होता है वो, ठीक है। मतलब मल्टीपल्स ऑफ मेगावाट्स में वो होता है, 100 100 200 मेगावाट की बैटरियां लगी होती हैं उसमें, 50 100 मेगावाट के सोलर पैनल्स लगे होते हैं, आते वो सेल्फ कंजम्पशन में, लेकिन देखा जाए तो वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। बाकी फिर आईपीपीज होते हैं जिनको आप एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप बड़े प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो सोलर की टोपोलॉजी में क्या फर्क आता है। तो जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंशियल सिस्टम्स हैं, उसमें तो आपने जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, आपने देखा है कि जी सोलर पैनल लगाया, इन्वर्टर लगाया, डीबी में कनेक्ट किया, बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह हमारा सिस्टम चल गया। जब आप बड़े सेक्टर पे आते हैं, सीएनआई में आते हैं, जहाँ पे आपकी वोल्टेज लेवल चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं। आपने सुना होगा टाइप ऑफ इन्वर्टर्स होते हैं, एक सेंट्रल इन्वर्टर होता है, एक स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है। तो जो हम घरों में लगा रहे होते हैं, जो हम अमूमन फैक्ट्री में 100 किलोवाट के इन्वर्टर लगा रहे होते हैं, ये स्ट्रिंग इन्वर्टर कहलाते हैं। सेंट्रल इन्वर्टर ना बड़े होते हैं, वो कंटेनर्स में आते हैं, बहुत बड़े होते हैं, क्रेन के साथ उनकी इंस्टॉलेशन होती है। अमूमन वो स्टार्ट होते हैं 2 मेगावाट से, 3 मेगावाट से, और ऑल द वे अप टू मैंने 8 मेगावाट 9 मेगावाट तक के देखे हुए हैं। तो वो कंटेनर में ही आते हैं, कंटेनर में उसका सारा कुछ होता है।
और वो बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रेफर इसलिए किए जाते हैं, जो आपके 50-50 100-100 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे प्रेफर इसलिए किए जाते हैं कि एक तो उनकी कैपिटल कॉस्ट कम होती है। ठीक है। मतलब अगर फर्ज करें कि आपका अगर आप कहना मैंने 10 मेगावाट के स्ट्रिंग इन्वर्टर लेने हैं और 10 मेगावाट का सेंट्रल इन्वर्टर लेना है, तो उन दोनों की कॉस्ट में फ़र्क होगा, मतलब अच्छा खासा फ़र्क होगा। और जब आपने बहुत ज़्यादा लगाने मतलब 50-100 मेगावाट की बात करें तो वहाँ पे भी ये फ़र्क बढ़ता जाता है। तो जो सेंट्रल इन्वर्टर होता है उसका नुकसान क्या है? अगर उसकी कॉस्ट कम है तो डेफिनेटली कोई नुकसान भी होगा। उसका नुकसान ये है कि उसकी एमपीपीटीज कम होती है। जो आपका स्ट्रिंग इन्वर्टर है, अगर आप 315 या 350 किलोवाट वाले इन्वर्टर अगर आप देखें तो उसमें आपको 12-24 एमपीपीटीज की बातें हो रही होती हैं। अगर आप देखेंगे ना 2 मेगावाट का सेंट्रल इन्वर्टर या आप 8 मेगावाट का सेंट्रल इन्वर्टर देखेंगे, तो उस 8 मेगावाट के अंदर 8 एमपीपीटीज की बात हो रही होगी या 4 एमपीपीटीज की बात हो रही होगी। मतलब उसकी नंबर ऑफ एमपीपीटीज बहुत कम होती है। और उसमें आप डायरेक्ट सोलर पैनल से लाके तार नहीं कनेक्ट कर सकते, आपको बीच में एक कंबाइनर बॉक्स लगाना पड़ता है। अगर आप ये ऊपर लेफ्ट वाला जो डायग्राम है ये देखेंगे ना, तो सोलर पैनल से एक डीसी कंबाइनर बॉक्स लगता है और डीसी कंबाइनर बॉक्स से एक मोटी डीसी तार जाती है जो कि आपके इन्वर्टर में जाके कनेक्ट होती है। और इन्वर्टर विद ट्रांसफार्मर पूरा एक स्टेशन आता है। मतलब आप उसमें आपने सिर्फ अपनी डीसी तार कनेक्ट करनी है और उसके आउटपुट पे आपको 11 केवी की आउटपुट मिल जाएगी। वो सीधा फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगानी है और वो एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो ये आपका सेंट्रल इन्वर्टर का सोल्यूशन होता है। दूसरा स्ट्रिंग इन्वर्टर का सोल्यूशन है, वो रिलेटिवली सिमिलर है जो हम अमूमन करते हैं। या आपकी सोलर पैनल है, सोलर पैनल के आपके आगे इन्वर्टर आ जाता है। इन्वर्टर जो है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे कोई आपका ट्रांसफार्मर होगा, कोई प्रोटेक्शन पैनल होगा, वहां पे जाके ये जमा होंगी। मतलब कोई एक एलवी बोर्ड होगा जहाँ पे सारे इन्वर्टर्स कंबाइन हो रहे होंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर होगा, फिर उसके बाद मीडियम वोल्टेज का प्रोटेक्शन बोर्ड होगा जिधर से आपकी मीडियम वोल्टेज की तार आगे जा रही है। और वो मल्टीपल जाके आपके कनेक्ट हो जाएंगे ग्रिड के साथ। एक मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल इन्वर्टर का फायदा ये है वो सस्ता है। स्ट्रिंग इन्वर्टर का फायदा ये है कि उसके एमपीपीटी ज्यादा है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में वो सेंट्रल इन्वर्टर प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनकी एमपीपीटीज होते हैं उसको वो ना मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं लॉसेस को। और वो किस तरह मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं? आपने देखा होगा कि लॉन्गी के सोलर पैनल्स के ऊपर अगर आप पैलेट देखते हैं तो उसके ऊपर एल लिखा होता है या एम लिखा होता है या एच लिखा होता है। वो आपको ना सोलर पैनल की करंट क्लासिफिकेशन बताता है। आप जब एक ही करंट क्लास के पैनल्स एक स्ट्रिंग में लगाते हैं ना, तो आपका मिसमैच लॉस रिड्यूस होता है। तो मल्टीपल एमपीपीटीज का फायदा ये होता है कि आपके जो मिसमैच लॉसेज हैं वो आपके ज़रा वाइड स्प्रेड नहीं होता है। मल्टीपल एमपीपीटीज के साथ ना आप उनको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो जब हम आपको सोलर पैनल्स क्लासिफाई करके देते हैं उसका पर्पस ये है कि अगर आप एक ही स्ट्रिंग पे डिफरेंट मतलब एक ही स्ट्रिंग पे आपके जो मिसमैच हैं वो कम हो जाए। और इसी तरह जो बड़े प्रोजेक्ट्स में जाते हैं उसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स में भी आपके मिसमैच कम हो जाए। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं ऑन फील्ड जो कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। जिसमें आपने अगर आप देखेंगे कलर कोडेड होते हैं, कोई ब्लू ग्रीन रेड येलो, इस कलर्स में वो LMH लिखा होता है पैलेट के ऊपर। तो उसका पर्पस ये होता है कि हम अपने कस्टमर को कहें कि जी आपने अपने जो क्या कहते हैं फोक लिफ्टर वाला होगा या जो आपकी लेबर होगी, आपने उसको कलर बताना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी लेबर पढ़ी लिखी हो और ज़रूरी नहीं है कि उनको LMH आइडेंटिफाई करना आता हो। तो हम कहते हैं कि रंग जो है दुनिया में तकरीबन सारे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आपकी फील्ड में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो कलर आइडेंटिफाई करके उनको आप फिर सॉर्ट करा सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं नीले वाले जो निशान वाले पैनल हैं उन सारों को उधर ले जाना, पीले वालों को उधर ले जाना, लाल वालों को उधर ले जाना। तो उस तरह जो है आपकी सॉर्टिंग प्लान की जाती है। और ये बेसिकली आपकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज आ जाती है। अच्छा, इससे आगे अगर आप जाएं लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में, सॉरी, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में हमने बात की थी प्रोटेक्शंस की। तो अब प्रोटेक्शंस किस तरह की होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी प्रोटेक्शंस जो है ना, देखें सोलर पैनल के आगे की प्रोटेक्शंस तो वही होती है जो आप लोग भी अप्लाई कर रहे होते हैं। जो प्रोटेक्शंस इसमें ज़रूरी होती है ना, सबसे ज़्यादा होती हैं वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क प्रोटेक्शन हम उनको कहते हैं। जो कि आपकी, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं ना ब्रेकर लगाना है, तो समझ लें ब्रेकर ही लगाना है। लेकिन ब्रेकर जब आप स्केल बड़ा करते जाते हैं तो ब्रेकर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। अगर आप फर्ज करें कि अभी हमने घर में 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, तो नॉर्मली एक रूल ऑफ थंब चल रहा होता है कि इतना एम्पेयर का ब्रेकर लगा दो, बस सही है। ठीक है।
लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट में जाते हैं, स्पेशली जब आप वोल्टेज लेवल इंक्रीज करते हैं, तो आपका सिनेरियो सिर्फ ये नहीं होता कि हमने ब्रेकर लगा देना है। तब जो है वो ब्रेकर को जो है आपने स्पेसिफाई करना होता है कि ब्रेकर ने इतनी देर में ट्रिप करना है। ठीक है, ब्रेकर ने इतनी फॉल्ट अगर इतनी देर के लिए आए तो ट्रिप कर जाना है। मतलब फर्ज करेंगे, अगर हम कहते हैं ना घर में ब्रेकर लगाना है 100 एम्पेयर का लगा दो, 100 एम्पेयर करंट आया तो ट्रिप कर जाएगा। जो बड़े प्लांट के ब्रेकर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते। वो क्या करते हैं, अगर फर्ज करें वो आपने 1600 एम्पेयर का लगाया हुआ ना, उसमें आप रिले लगा के सेटिंग करते हैं उसकी, और आप कहते हैं मेरे जो प्लांट की कैलकुलेशंस हैं उसके हिसाब से मेरा जो फॉल्ट करंट है वो, अगर फर्ज करें 800 एम्पेयर है, 800 एम्पेयर अगर आधे घंटे के लिए रहता है ना तो ये फॉल्ट करंट है। अगर 800 एम्पेयर मेरा 10 मिनट के लिए रहता है तो ये फॉल्ट करंट नहीं है। तो आप रिले में सेटिंग करेंगे कि 800 एम्पेयर से ज़्यादा करंट मेरा अगर 30 मिनट के लिए रह रहा है तो तुमने ट्रिप कर जाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि जी मेरा 850 एम्पेयर का करंट जो है वो 30 सेकंड तक रहता है तो ये फॉल्ट है। तो आप उसमें सेटिंग करेंगे 30 सेकंड तक मेरा अगर ये वाला फॉल्ट ये करंट एक्सीड रहता है तो ट्रिप कर जाना है। फिर उसके अगला लेवल आता है कि जी 910 एम्पेयर का जब आपका करंट जो है वो एक्सीड होता है तो आपने विद इन 3 सेकंड ट्रिप कर जाना है। फिर उससे अगला लेवल आएगा जी विद इन 0.5 सेकंड आपने ट्रिप कर जाना है। तो उसके ना मल्टीपल लेवल्स डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं फॉल्ट करंट है वो टेम्परेचर के साथ भी चेंज करता है, वो आपका जो लोड है उसके हिसाब से भी चेंज करता है। तो ये एक पूरी कैलकुलेशन की जाती है, इसके ऊपर ना नेटवर्क स्टडीज की जाती है कि जी आपके सोलर पैनल से करंट कितना आएगा, आपके इन्वर्टर का फॉल्ट करंट कितना जनरेट होगा, उससे आपके सिस्टम में इम्पैक्ट क्या आएगा। और ये वाली जब आप आईपीपी लगाते हैं ना, तो आप सुनते होंगे ना आईपीपी में 7 साल लग गए उसको प्लान करने में, 5 साल लग गए। तो जनरली लोग पूछते हैं भाई इतनी देर क्यों लगी। तो इतनी देर इसलिए लगती है कि देखिए अगर आपका 1000 मेगावाट का लेट से आपने एक प्रोजेक्ट लगाया और उसमें कोई फॉल्ट आ गई, अगर वो ब्रेकर उसका ट्रिप कर गया ना, तो आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि पाकिस्तान के जब बड़े प्लांट्स जो लगे हैं 1600 मेगावाट, 1500, 1200, इनमें से कोई एक ट्रिप करता है ना तो डेफिनेटली लाइन से 4-5 प्लांट भी ट्रिप करते हैं, काफी शहरों की बिजली भी चली जाती है। तो वजह ये है कि जो आपकी नेटवर्क स्टडी की जाती है ना वो ये है कि भाई आपके प्लांट के फॉल्ट की वजह से बाकी लोगों को क्या इम्पैक्ट आएगा। जब हमारा 10 किलोवाट के घर का सिस्टम जो है वो ट्रिप कर जाए तो इवन गली को भी इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर हमारा 1000 मेगावाट का प्लांट ट्रिप कर जाए ना तो वो मल्टीपल शहरों पे इम्पैक्ट आना है। तो यहाँ इसके ऊपर ना प्रॉपर स्टडी की जाती है। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं जिसके को इस्तेमाल करते हुए हम इस पे स्टडी करते हैं कि जी इसमें कितना फॉल्ट करंट बर्दाश्त होना चाहिए, इसके ऊपर प्रोटेक्शन किस तरह की लगानी चाहिए, उसको कितनी देर में ट्रिप होना चाहिए, ताकि उस आपके प्लांट की फॉल्ट की वजह से पूरे पाकिस्तान के प्लांट्स ट्रिप ना कर रहे हो। तो ये सारी ना कैलकुलेशन की जाती है। तो ये डिक्टेटेड होता है पाकिस्तान के लॉ में, मतलब जिस भी मुल्क में आप काम करेंगे उसके कानून में ही लिखा होगा। इसको कहते हैं मुल्क का ग्रिड कोड क्या है। अगर आप पाकिस्तान का ग्रिड कोड भी आप देखेंगे ना तो उसमें आपको सारी चीज़ें डिफाइन होंगी कि इतने मेगावाट का प्रोजेक्ट इतने वोल्टेज पे लगेगा, आपके इन्वर्टर के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, आपकी जो रिले लगेगी उसमें ये फीचर होने चाहिए, ट्रिप करंट इस तरह का होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी की लिमिट्स आपकी ये होंगी, वोल्टेज की लिमिट्स ये होंगी। वो सारा कुछ ना आपको बड़ा डिटेल में डिफाइन करता है, ताकि आपका प्लांट जो है वो बाकी लोगों के प्लांट्स को खराब ना करे, बाकी ट्रांसमिशन नेटवर्क को खराब ना करे, लोड को खराब ना करे। अब ये तो बात आ गई जो आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, मतलब आप समझिए आपका जो सब स्टेशन लगेगा, जो आपकी मीडियम वोल्टेज स्टेशन लगेगा उसके हवाले से। बात आती है कि हम लोगों का ज़्यादा फोकस होता है सोलर फील्ड पे। तो सोलर फील्ड में क्या करना चाहिए। सोलर फील्ड की ना दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि है एक अर्थिंग ग्राउंडिंग है और एक लाइटनिंग है। ठीक है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि जब आप बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वो एकड़ों में लगा होता है। आप 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी लगाएंगे ना, वो 2 से ढाई एकड़ पे लगा होगा। जब आप एकड़ों पे प्रोजेक्ट लगाते हैं ना तो लाइटनिंग जब गिरती है, लाइटनिंग सबसे ऊंचे पॉइंट पे गिरती है जिस एरिया में वो गिर रही होती है। तो अमूमन जब आप ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट इतना बड़ा लगाते हैं तो आपके सोलर पैनल्स जो हैं, जो ऊपर वाली लेयर होती है, वो सबसे ऊंची चीज होती है उस पूरे फील्ड की। और लाइटनिंग ने फिर गिरना होता है आपके सोलर पैनल के ऊपर। अब सोलर पैनल के ऊपर अगर लाइटनिंग गिरेगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर आपने अपने सोलर पैनल के फ्रेम को अर्थ किया हुआ है, मतलब उसकी जो पूरा ग्राउंडिंग वायर्स का नेटवर्क होता है ना, कि वो एक सोलर पैनल से दूसरे सोलर पैनल पे, तीसरे, चौथे, पांचवे, और आखिर में जाके वो स्ट्रक्चर की ग्राउंडिंग है और पूरी आपकी फील्ड की जो अर्थ मैश है उसके साथ जाके कनेक्टेड है।
तो लाइटनिंग गिरेगी, उसका करंट जो है वो आपकी सारे इस साइकिल से गुजर के अर्थ हो जाएगा, आपके सोलर पैनल्स डैमेज का चांस काफी कम हो गया। ठीक है। अगर आपने ये अर्थिंग नहीं की हुई, तो अब वो लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ी, अब वो जो पूरी जो आपकी स्ट्रिंग है ना, उसमें वो फॉल्ट करंट ट्रेवल करेगा। ठीक है। और काफी चांसेस हैं कि वो फॉल्ट करंट आपके इन्वर्टर की तरफ जाएगा। तो उसमें दो चांसेस तो बहुत लाइकलीहुड होते हैं। एक तो कि आपकी जो वो पूरी स्ट्रिंग है ना, वो तो डैमेज होगी होगी, मतलब अगर आपके 22 पैनल हैं, 24 पैनल हैं, वो सारे के सारे जल जाएंगे। ठीक है। और जलते ही हैं उनके डायोड्स, जो आपने देखे ना सोलर पैनल की बैक साइड पे काले रंग की डब्बी लगी होती है, तो वो तीनों की तीनों जल जाएंगे। ठीक है। और वो जलेंगे पूरी की पूरी स्ट्रिंग के। दूसरी चीज ये है कि अगर वो फॉल्ट करंट ट्रैवल करके आपके इन्वर्टर तक, और इन्वर्टर में डीसी एसपीडी नहीं लगी हुई थी, तो इन्वर्टर ने भी उड़ जाना है। ठीक है। तो इस वजह से आपके इक्विपमेंट का अर्थ होना बहुत जरूरी है। इसका दूसरा फायदा भी होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि अगर फॉर एनी रीजन आपके सोलर पैनल पे कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है। अब फॉल्ट ये नहीं है कि सोलर पैनल का आप कहें कि जी कोई आग लग गई है सोलर पैनल को, या सोलर पैनल के वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे। सोलर पैनल का एक फॉल्ट ये भी होता है कि उसके अंदर से लीकेज करंट आ रहा होता है। ठीक है। अब वो लीकेज करंट कभी कभी सोलर पैनल से जनरेट हो रहा होता है, कभी कभी जो है वो इन्वर्टर की साइड से ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, क्योंकि आपका पूरा एक हम कहते हैं ना घर में जी ये बिजली के तारों का सिस्टम है, इसके पास पानी शानी नहीं आना चाहिए, इसको हाथ नहीं लगाना। तो आपका क्योंकि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको हाथ नहीं लगाना जब तक इस पे कोई विजिबल अर्थिंग ना हुई हो। एक चीज आपने नोटिस की होगी, सोलर पैनल के पीछे लिखा होता है प्रोटेक्शन क्लास 2। और नीचे अगर आप सिंबल्स देखें ना, उसमें एक डब्बी बनी होती है, मतलब एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर। वो सिंबल होता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्लास 2 का। क्लास 2 प्रोटेक्शन कहती है कि आपका सोलर पैनल डबल इंसुलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको ड्यूरिंग ऑपरेशन हाथ लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड इस कब है कि अगर आपको उसकी विजिबल अर्थिंग नजर आ रही हो, तो आप जब उसको इंस्टॉल करें आप उसको हाथ लगा सकते हैं। ये डबल इंसुलेशन इसलिए की जाती है, और क्लास 2 प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है सोलर पैनल की, क्योंकि जब आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो उस पर रोशनी पड़ रही होगी और उसने लाइव हो जाना है, तो आपका तो वर्कर को करंट लग जाएगा अगर इस तरह का कोई मसला हो। तो इसलिए वो क्लास 2 की प्रोटेक्शन का होता है कि आपको करंट ना लगे। ठीक है। लेकिन जब आप उसको ओवर टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो आपके इन्वर्टर के साथ भी कनेक्टेड है, एक नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना हुआ है। फॉल्ट करंट्स उधर से भी डेवलप हो सकते हैं, सोलर पैनल के भी कोई लेट से कोई डैमेज हो गया, कहीं बुलेट हिट हो गई, तो उसमें फॉल्ट करंट डेवलप हो गया, जिसकी वजह से आपका पूरा फ्रेम एनर्जाइज हो गया। तो इस वजह से ना जरूरी होता है कि जब एक दफा लगा लिया, तो आपने उसका जो सोलर पैनल का अर्थिंग पॉइंट है, अगर आप सोलर पैनल की बैक साइड पे देखेंगे, आपको अर्थ के निशान के साथ वो सिंबल के साथ बना हुआ नजर आएगा अर्थिंग पॉइंट। तो वो पॉइंट पे आपको जंपर वायर लगा के अर्थिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। और इसका फिर तीसरा एक फायदा भी होता है कि लेट से आपके सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट करंट आ जाता है ना, तो वो फॉल्ट करंट आपके सिस्टम में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस क्रिएट करने का मतलब ये है कि अब सोलर पैनल पे रोशनी पड़ी, उसने बिजली बनाना शुरू की ना। अब अगर फॉल्ट करंट आ रहा है कोई इन्वर्टर की साइड से, तो आपको का जो यहाँ से करंट जाना है ना, उसको वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो आपका इन्वर्टर जो 100 किलोवाट बना सकता था, वो हो सकता है 80 किलोवाट बना रहा हो, सिर्फ इसलिए कि उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। तो अगर आपके का पूरा सिस्टम प्रॉपरली अर्थ हुआ हुआ है ना, तो आपके सिस्टम को परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देनी चाहिए ऐसे सिस्टम के मुकाबले में जिसकी अर्थिंग नहीं हुई भी। तो ये इस वजह से अर्थिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है, वो आपके इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करती है, और वो आपको प्रोटेक्ट करती है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी आपकी अपनी हिफाजत, फिर उसके बाद आपके सिस्टम की हिफाजत, और सबसे आखिर में आपकी परफॉर्मेंस। तो इस वजह से ना अर्थिंग ग्राउंडिंग जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसका नुकसान भी होता है, लेकिन ये हम स्ट्रेस नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ख़ास तौर पे जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में गए, वहाँ पे फॉल्ट करंट ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे इस तरह के मिसहैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर आपने उसकी अर्थिंग नहीं की, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उसमें कोई ना कोई मसला आपको फेस होगा। तो इस वजह से ना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो बता दें, मैं उतनी देर आप लोगों को
रेफरेंस के तौर पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन शेयर करता हूँ। जी, अस्सलाम सवाल वालेकुम। कोई हो तो जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। जी जी, वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, आपने ये जो बोला है कि आपके लॉन्जी के पैनल जो पैलेट होता है उसके ऊपर आपने कलर कोडिंग या कोई नंबर लिखा, कोई अल्फाबेट लिखा हुआ होता है, वो बताने का आपका हम्म। मकसद ये था कि जब हम कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं तो हमने वो उसी पैलेट में से जो है ना वो पूरी स्ट्रिंग बनानी है। जी, एक तो पैलेट के ऊपर भी लिखा होता है, दूसरा सोलर पैनल के फ्रेम पे जो बार कोड लगा होता है उधर भी लिखा होता है। तो आपने ठीक है। कोशिश ये करनी है कि जब भी आप स्ट्रिंग बनाएं तो हमेशा या एच वाले एक साथ लगाएं या एम वाले साथ लगाएं या एल वाले साथ लगाएं। ठीक है, ताकि आपकी जो मिसमैच लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए। ये घरों के सिस्टम में इतना फर्क नहीं पता चलता, इवन 50 किलोवाट के प्रोजेक्ट में इतना फर्क नहीं पता चलता, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट जो है ना 0.5 या 1% की होती है। लेकिन जब आप मेगावाट स्केल में जाते हैं ना तो फिर फर्क आपको नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखें, इवन 1 मेगावाट प्रोजेक्ट में 1% का इंप्रूवमेंट मीन्स 10 किलोवाट की बिल्कुल इंप्रूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल अगर सही। आप 100 मेगावाट पे चले जाएं तो 1 मेगावाट की इंप्रूवमेंट है। तो इस वजह से ना ये जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता जाता है वो आपके लिए ना इम्पोर्टेंट बनती जाती है। मेरे नज़दीक तो घर के लेवल में भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मेरे 2 यूनिट एक्स्ट्रा बन सकते हैं तो क्यों ना बने। लेकिन वो कई बार में कस्टमर कहते हैं यार इसका खर्चा बहुत है अर्थिंग का, तो मैं नहीं करता। या ये मिसमैच लॉस जो है इसका मैं ख्याल नहीं करता। तो वो 1 आध % की ना कस्टमर टेंशन नहीं लेता। लेकिन मेरे नज़दीक ना एज इंजीनियर्स हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो मैक्सिमम आप निचोड़ ले सकते हैं ना इस इक्विपमेंट का वो आपने लेना है। सही। ये असल में वैसे भी सर, ये जो कस्टमर है ना उसको इस चीज़ की शायद नॉलेज भी नहीं होती कि एक तो जो है ना ये मिसमैचिंग वाला। और ये जी जी, आज नहीं जब होती ये। आपसे सुना है मैंने तो जो है ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट लगा ये कि मिसमैच लॉस जो आपने बताए हैं अभी ना। हम्म। तो ये आप जितने बड़े ब्रांड्स हैं ना अगर आप उनमें चेक करें, हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में ना ये अपनी करंट क्लासिफिकेशन करके आपको देता है। और पैलेट के ऊपर भी लिखा होता है, पैनल के ऊपर भी लिखा होता है। और वजह इसलिए क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स जब प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होना शुरू हुए ना उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया था। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारी फैक्ट्री से जब प्रोडक्शन होकर निकलती है तो पैनल बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हो जाता है। तो इस वजह से ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो जो कंपनी जो बड़ी कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स में बिड कर रही होती है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ये फीचर बाय डिफॉल्ट होता है, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अरे सर, ये जो अगर एक कंटेनर हम मंगवा रहे हैं पूरा, तो ये कंटेनर में भी अलग अलग होते हैं फिर? देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि एक पैलेट में सेम। ठीक है। हम्म। और अगर हम हमारे लिए पॉसिबल हो तो हम एक कंटेनर में भी सेम रखते हैं। लेकिन देखें, बात ये कि इसका रॉ मटेरियल जो है ना वो नेचुरल रॉ मटेरियल है, तो उसमें ऊंच नीच होती है थोड़ी बहुत। मतलब वो हमारे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं होता। हम जितनी उसमें पॉसिबल है उसको कंट्रोल करने का वो हम करते हैं। लेकिन देखें, जो नेचुरल चीज़ होती है ना, अब जिस तरह मार्बल है, हम्म। आपको एक्सपीरियंस से इतना पता चल जाता है कि इस वाले मार्बल को काटूंगा तो रंग क्या होगा और उसका डिजाइन क्या होगा। लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आप पूरी अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो ये वो वाला सिनेरियो होता है कि हम क्योंकि नेचुरल रॉ मटेरियल से बना रहे हैं तो इसको हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो इस वजह से कोशिश हमारी पूरी होती है कि एक कंटेनर के अंदर सेम हो। आप अगर देखेंगे मेजोरिटी केसेस में एक कंटेनर में सेम आता है। लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैलेट्स होते हैं, मतलब एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ पैलेट्स होते हैं। और बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि एक पैलेट के अंदर भी मिक्स में हो, तब उस पैलेट के बाहर ना मिक्स लिखा होता है। अच्छा, चलिए सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत अच्छा शुक्रिया। उस्मान भाई, रिगार्डिंग दिस के ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें ओवरऑल जी जी। इसकी टेक्नोलॉजी में कोई डिसिपेशंस तो नहीं आती जिसकी वजह से ये मिसमैच कर रहे हैं? अगर कोई एच लेवल नहीं का नहीं है। नहीं नहीं नहीं। असल में ना इसका आपको अगर टेक्निकल रीजन बताऊं, देखें, सोलर पैनल ना करंट और वोल्टेज जनरेट कर रहा है। ठीक है। आपने जब उसको सीरीज में लगाना है तो सीरीज में लगाने का जो हमारा इलेक्ट्रिकल का प्रिंसिपल है कि सीरीज में जब लगेगा तो वोल्टेज ऐड अप हो जाएगा। तो वोल्टेज आपकी जितनी मर्जी ऊंच नीच हो ना, तो आपके वोल्टेजेस सारे ऐड हो जाते हैं, तो आपको मसला नहीं होता। लेकिन जब करंट पे आते हैं ना तो करंट ऐड नहीं होता। करंट जो है वो आपका मिनिमम करंट पे चला जाएगा। तो आपके जब 18 या 20 पैनल लगे हैं तो इस वजह से मैंने आपको कहा ना इसको करंट क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि आप सारे सोलर पैनल वो साथ लगाएं जिनका करंट करीब से करीब तक हो। ठीक है।
अब LMH का ये मतलब नहीं है कि उनमें फर्क बहुत ज्यादा है, मतलब एक 8 एम्पेयर है तो एक का 7 एम्पेयर है, या 2 एम्पेयर 9 एम्पेयर है, मतलब उसमें माइनर डिफरेंस होता है, शायद 0.5 एम्पेयर का फर्क हो। ठीक है। लेकिन हमारे नज़दीक जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो वो भी मैटर करता है। तो इस वजह से इसकी जो है ना सॉर्टिंग की जाती है, ताकि आपका मतलब 0.1% का भी आपका फायदा हो रहा है ना, तो फायदा जरूर हो रहा है। और राइट, इसके अलावा उस्मान में जो आपने सेंट्रल यूनिट्स की बात की थी कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लो कॉस्ट होती है, बट उनकी एमपीपीटीज कम होती हैं, तो उसमें कोई जी जी। एमपीपीटीज की रेंज हमें ज़्यादा मिलती है कि हम ज़्यादा यानी पैनल्स वगैरह अटैच कर सकें उसमें? उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कंबाइनर बॉक्सेस लगते हैं, तो अगर आप वो स्ट्रिंग सेंट्रल इन्वर्टर को भी खोल के देखेंगे ना, तो उसमें जो आपका कनेक्शन पॉइंट है ना, स्ट्रिंग इन्वर्टर में आप देखेंगे वो आपको कहेगा जी ये कनेक्टर यहाँ पे लगा लो, तो एक स्ट्रिंग आपकी कनेक्ट होगी। लेकिन जब आप उसको खोलेंगे ना, तो अगर आपने कभी बड़े LV पैनल्स देखे हो, तो वो उस तरह का होता है। जब आप खोलते हैं तो नीचे ना पूरा बस बार होता है कि इस पे आके आप अपने कनेक्ट कर लें जो सोलर पैनल के कनेक्शन है। इसी वजह से ना आपको बीच में कंबाइनर बॉक्स लगाना पड़ता है, कि कंबाइनर बॉक्स क्या करता है कि आपके 16 स्ट्रिंग्स आई, 16 की 16 स्ट्रिंग्स उसमें कंबाइन होंगी, और उसके आगे जो है ना आपकी एक 70 mm की या 95 mm की, 120 mm की ना, वो DC केबल जा रही होगी। जिस तरह की हमारी सोलर 4 mm की केबल है ना, वो हम्म। वहां पे 70 mm या 95 mm या 120 mm की केबल जा रही होगी, और वो केबल जाके आपकी फिर जो है ना अपने इन्वर्टर में कनेक्ट होती है। तो ठीक है। जब आप इन्वर्टर खोलेंगे ना, तो नीचे आप एक MPPT भी देखेंगे, तो एक MPPT पे कोई 4 या 5 ना मोटी मोटी तारें आगे कनेक्ट हो रही होगी। और राइट, सो बेसिकली सेंट्रल यूनिट्स के लिए हमें कंबाइनर बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। ओके। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक रेफरेंस के लिए प्रोजेक्ट खोला आपके लिए, ठीक है। और इस पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखें, यहाँ पे सबसे ऊपर जो आएगा ना, ये आपका आता है जो आपका ग्रिड कनेक्शन होता है। ठीक है। अब ये इसके जो सिंबल्स वगैरह आप सारे देख रहे हैं ना, ये हर मतलब एक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आपको शो कर रहा होता है कि ये आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा होगा, ये आपके करंट ट्रांसफार्मर्स लगे होंगे, ये आपका अर्थिंग पॉइंट लगा होगा, ठीक है, ये आपका ब्रेकर लगा होगा यहाँ पे, इस तरह करके ना आपकी मल्टीपल चीज़ें आपको बता रहा होगा कि आपकी किस तरह की प्रोटेक्शन सारी बीच में लगी होंगी। तो ये सारी, अगर आप एक एक ऐसे प्रोजेक्ट को देखेंगे ना जो फाइनल हो गया होगा, तो वो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी लिखी मिलेगी कि जी इसके अंदर प्रोटेक्शन जो है वो 50N है, 50G है, और इस तरह करके ना नंबर्स लिखे होंगे, कोड्स लिखे होंगे, वो IC प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की प्रोटेक्शन के कोड होते हैं। वो ढेर सारे यहाँ पे ना आपको लिखे हुए नजर आएंगे। इसी तरह यहाँ पे आपको स्पेक्स लिखी आएंगी जी, CT किस लेवल की है, यहाँ पे लिखा होगा ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर आपका किस लेवल का है, वो सारी ना प्रॉपर डिटेल्स आपको मेंशन कर रहा होगा। ये एक इंडिकेटिव डायग्राम है, तो ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए काम आती है। ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका ट्रांसफार्मर आ जाएगा, यहाँ पे उसकी मेगावाट की रेटिंग दी जाएगी, यहाँ पे उसकी वोल्टेज की रेटिंग दी जाएगी, और ये फिर नीचे आके कनेक्ट हो रहा है, ये आपकी बस बार डिनोट करता है। ठीक है। अब बस बार में ये है कि पूरी आपकी 35 kV की बस बार है, जिसको आपने कनेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट ब्रेकर्स हैं, ये आपको बता रहा है कि जी हर ब्रेकर कहाँ पे जा रहा है। अब ये वाला ब्रेकर जो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है, ये वाला PV06 के साथ है, उसके साथ PV05, PV04, PV03। अब हर एक का जो है ना डिटेल्स साथ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के साथ भी कनेक्टेड है। क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट्स में जाते हैं ना, तो ये बड़ा जरूरी है कि बड़े प्रोजेक्ट में ना आपको 220 वोल्ट की या 415 वोल्ट का कनेक्शन नहीं मिलता। क्योंकि अब आप सोचें ना, आपके पास 4 एकड़ की जमीन है, आपको काम करने के लिए बीच में कहीं कनेक्शन चाहिए, तो वो आपने ही देना है। तो उसके लिए ना छोटे छोटे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। उन ट्रांसफार्मर का मकसद ये होता है कि सिर्फ आपको ना 220 वोल्ट या 415 वोल्ट का कनेक्शन वहां पे मिल जाए। क्योंकि देखें, अगर 4 एकड़ या 10 एकड़ का फील्ड हो, बीच में आपको काम करना पड़ गया, ड्रिल मशीन चलानी पड़ गई, तो आप कहाँ से बिजली लेकर आएंगे। तो इस वजह से ना ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर्स बीच में लगाए जाते हैं, ताकि आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स पे काम करने के लिए वोल्टेजेस हो। ठीक। अब अगर आप इनको देखेंगे, PV01 लेट से मैं ले लूँ। अब ये सारा चीज ना आप देखेंगे, इस पूरा का पूरा प्लांट जो है वो इनको हम चंक्स कहते हैं, या पोर्शंस कह सकते हैं। तो ये मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइडेड है। PV01 2 3 4 5 6 जो है ना, ये सारे एक स्पेसिफिक साइज के होंगे। अब यहाँ पे आगे हम इसको देख लें, तो ये जिस तरह 6.2 मेगावाट का है, मतलब 6250 kVA का है, और ये एक इन्वर्टर है। ठीक है।
जिस तरह हमने कहा ना कि वो सेंट्रल इन्वर्टर किस तरह होते हैं, तो ये एक सेंट्रल इन्वर्टर है। सेंट्रल इन्वर्टर को जब डिनोट किया जाता है ना, उसमें 4 इन्वर्टर किए जाते हैं, और हर इन्वर्टर की 2 एमपीपीटीज होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको कहा था ना इसके 8 एमपीपीटी होते हैं। तो ये इन्वर्टर जो शो किया हुआ है, ये एक इन्वर्टर है जिसके अंदर 8 एमपीपीटीज हैं, और ये 6.25 मेगावाट का इन्वर्टर है। अब ये उसके अंदर जो है ना सेक्शंस में 4 सेपरेट इन्वर्टर्स डिफाइन हुए हैं, जो कि इंटरनली सारा कनेक्शन हुआ है। अच्छा, ये जो पर्पल लाइन आपको शो हो रही है ना, ये पर्पल लाइन बेसिकली बॉक्स है, पूरा ब्लैक बॉक्स है। आपको जब इन्वर्टर पीछे से मिलेगा ना, लेट से आपने संग्रो से खरीदा, या आपने सीमेंस से खरीदा, या आपने टिबिया से खरीदा, किसी से भी खरीदा, तो आपको एज इज पूरा का पूरा ये इन्वर्टर मिलेगा, ये पूरा जो पर्पल लाइन है। ठीक है, आपके जो ये एक सेकंड, आपको पता नहीं है मेरी माउस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं पॉइंटर खोल लेता हूँ। अच्छा, ये पर्पल लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये पर्पल लाइन जो है ना, ये पूरा आपका ब्लैक बॉक्स होता है। मतलब आपके पास पीछे से पूरा का पूरा ये डब्बा बना हुआ है। ठीक है, आपको इसमें ये इंटरनल वायरिंग और कनेक्शंस और ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपने ये जो बाहर से तारें आ रही हैं ये कनेक्ट करनी है, और ये तारें जो आ रही हैं आपने ये कनेक्ट करनी है। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी पहले से गिवन होता है, सारा इंटरनली कनेक्टेड होता है। इसको हम कहते हैं प्री कमीशन आता है पीछे से, मतलब फैक्ट्री में सारा कनेक्शन करने के बाद इसकी पूरी टेस्टिंग, सारा जो पूरा सेफ्टी चेक्स होता है, कमीशनिंग होती है ना सारी, वो करके भेजते हैं आपको, साथ रिपोर्ट्स आपको दे देते हैं। तो आपको ना ये इसका फायदा ये होता है कि ऑन फील्ड आपको टेस्टिंग कम से कम करनी पड़ती है, क्योंकि ऑन फील्ड टेस्टिंग करनी हो ना उसका रिस्क भी होता है। और ऑन फील्ड टेस्टिंग में ये है कि कोई चीज़ फेल हो जाए तो अब आप क्या करेंगे, वापस चाइना भेजेंगे इन्वर्टर को ठीक होने के लिए। तो वो बड़ा मसला होता है। इस वजह से कोशिश होती है कि फैक्ट्री से ही सारा कुछ चेक होके आए। ऑन फील्ड आप टेस्टिंग करते हैं, लेकिन फिर आप लिमिटेड टेस्टिंग करते हैं। वो टेस्टिंग इसलिए जरूरी होती है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई डैमेज हो तो वो टेस्टिंग में आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, अब इसके पीछे अगर आप देखें, अगर मैं इसको और जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे आपको दिखा रहे डीसी कंबाइनर बना हुआ, और इसके पीछे आपकी जो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है। अब स्ट्रिंग्स आ रही हैं एक डीसी कंबाइनर के अंदर। डीसी कंबाइनर के अंदर आप देखेंगे 20 इन 1 आउट है। ठीक है, और एक इन्वर्टर में वो कह रहे हैं मैं 6 से 7 डीसी कंबाइनर बॉक्सेस लगाऊंगा। जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, बस बार आ रही होगी नीचे, और उसमें 5 6 7 आपकी तारें कनेक्टेड होंगी, जो कि फील्ड से कंबाइनर बॉक्स से मोटी तार आ रही होगी। ठीक है, वो आके आपकी हर इन्वर्टर के एमपीपीटी पे कनेक्ट हो जाएगी। बेसिकली हर इन्वर्टर को शो करना जरूरी इसलिए क्योंकि जब आप उस बड़ा जब आपके पास सिस्टम आएगा ना, आप देखेंगे उसकी कैबिनेट्स खुलती हैं। ठीक है, तो उसमें आपके ना हर इन्वर्टर की कैबिनेट अलग खुलेगी, और उससे फिर कनेक्शंस आपने करने होंगे। तो इसका ना वो पूरा एक बनता है, फाउंडेशन बनती है, जिसमें नीचे आपने जगह खाली छोड़नी होती है, ताकि नीचे से केबल्स आके इसके साथ टर्मिनेट हो जाए। तो ये अ, एक इन्वर्टर के वाले से था। और फिर आपके ना इसी तरह के मल्टीपल इन्वर्टर्स होंगे, जो कि आप यहाँ पे हमने देखा ना मल्टीपल इन्वर्टर्स आके कनेक्ट हो रहे। अच्छा, ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं ना, 11 केवी का कनेक्शन यूं जाता है, फिर इसमें चला जाता है, फिर इधर से निकलता आगे जाता है, इसको कहते हैं रिंग रिंग नेटवर्क है ये। ठीक है, रिंग नेटवर्क का फायदा ये होता है कि आपके पास जो है केबल जो है ना थोड़ी सेव हो जाती है। तो वो इसमें ये होता है कि एक एक से कनेक्शन निकाल के अगले में ले गए, उससे निकाल के तीसरे में ले गए, और आखिरी से निकाल के जो है ना आप अपने सब स्टेशन तक ले जाते हैं। तो ये आपका वो पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल है? जी मान लो ये जो ट्रांसफार्मर आपने बताए हैं ऑक्सिलरी, तो इनकी हम हम्म। पावर कैसे इनको करते हैं? पीछे से कोई मेन ट्रांसफार्मर से, कि ऑन द स्पॉट लाइव जो प्रोडक्शन हो रही थी सोलर के उससे लेते हैं? अ, देखें, असल में ये जो आप देखेंगे ना सारी सोलर की जो प्रोडक्शन है, ये आ रही है इस बस बार पे। ठीक है, और इसी बस बार पे अगर आप देखेंगे साइड पे आपका ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। ठीक है, हम्म। तो ये बस बार बेसिकली सप्लाई दे रही है इस ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर को, और फिर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी आप किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रख सकेंगे ना। तो उस हिसाब से आपने प्लान करना होता है कि देखें, ये वाले जो है ना, इनका फायदा ये होता है, ये जो पूरा स्किड आती है, इसका फायदा ये होता है कि छोटा सा आपको कनेक्शन ना 220 वोल्ट का ये आपको खुद भी दे देता है। क्योंकि आपको देखें, इन्वर्टर एक ऐसी चीज है जिस पे जाके आपको काम करना होता है। अब फर्ज करें आपने रात को जाके इन्वर्टर पे काम करना है, तो आपको लाइट तो चाहिए। अब वही ना हमने डिस्कस किया, इतनी बड़ी फील्ड है, 10 एकड़ की फील्ड है, लेट से 10 एकड़ आप लैंड देखें बहुत बड़ा होता है।
तो अगर आपको एक कोने में जाके काम करना है, या तो टॉर्चें लेकर जाएंगे, ज़्यादा आसान तरीका होता है कि आप फ्लड लाइट्स ले जाएं स्टैंड वाली, और इसके अंदर ना आपको सॉकेट्स दिए होते हैं कि जिसमें आप लगा के लाइट लगा लो, इसमें लगा के ड्रिल लगा लो, जो भी आपने कनेक्शन करना है। इवन हीट गन वगैरह लगाते हैं टर्मिनेशन वगैरह करने के लिए। तो सारा कुछ जो है ना वो कनेक्ट कर सकता है, और वो आपको बताएगा, अगर आप इसकी डेटा शीट देखेंगे ना उसमें वो आपको बताएगा कि जी जो मैं आपको विद इन ट्रांसफार्मर कनेक्शन दूंगा वो मैक्सिमम लोड कितना उठा सकता है। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें आप जाके जो है माइक्रोवेव कनेक्ट करके खाना गर्म करना शुरू हो जाए, वो इतना होगा कि आपका काम हो सके, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि जी ये शायद 1 किलोवाट का लोड उठाएगा, 2 किलोवाट को उठाएगा, लेकिन वो स्पेसिफाइड होगा। वो आपने जब भी प्रोजेक्ट प्लान करना है ना, तो आपने ऑक्सिलरी पावर का बहुत जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हुए जो सबसे बड़ी गलती की जाती है ना, वो ये की जाती है कि हम ऑफिस में बैठ के ऑटो कैड में मजे से डिजाइन तो कर देते हैं, हम ये नहीं सोचते किसी बेचारे ने जाके ऑन फील्ड इसको लगाना भी है। तो आपने जब प्लानिंग करते हैं ना एक बड़े प्रोजेक्ट की, तो आप हमेशा इस हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि जिसने लगाना है उसका काम आसान हो। जैसा मैंने आपको कहा ना, लॉन्गी ने अपने जो वो करंट क्लासिफिकेशन है उसको कलर कोड भी कर दिया, क्योंकि हमने एंटिसिपेट किया कि देखो LMH तो हमने लिख दिया, अब लेट से वो पाकिस्तान आ गया, आपने पाकिस्तान में किसी मजदूर को कह दिया यार LMH को अलग कर देना। अब उस बेचारे को पता ही ना होगा LMH क्या है। हमारी तो लोकल लैंग्वेज उर्दू है ना, बाबा इस पे अलिफ बे पे लिखा होता तो शायद हम एक्सपेक्ट कर भी सकते थे कि उसने पढ़ा हो अलिफ बे पे, लेकिन LMH जरूरी नहीं कि उसको पता चले। तो इस वजह से ना हमने कलर कोड कर दिया कि ऑन फील्ड आपको आसानी हो जाए। तो आपने इसी तरह जब प्लान कर रहे होते हो ना, आपने ये देखना है कि उसको ऑन फील्ड आसानी किस तरह होनी है। तो आप जब इसका ऑक्सिलरी पावर का आप कनेक्शन देखेंगे, जो ऑक्सिलरी पावर का कनेक्शन किस तरह है, अपना ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर आप इस हिसाब से प्लान करेंगे कि इतने बड़े प्लांट है ना। अब ये अगर आपने कभी ये ब्लू बॉक्स के अंदर जो आप देख रहे हैं सारा कुछ बना हुआ है, ये ब्लू ब्लू बॉक्स के अंदर इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये अमूमन कमरे के अंदर होता है, तो आपको कमरा बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो जो कमरा बनाएंगे साफ जरा, उसमें आप कंप्यूटर भी लगाएंगे, उसमें AC भी लगाएंगे, उसमें आप लाइटें शाइटें भी लगाएंगे, और पंखे शंखे भी होंगे। तो आपने कैलकुलेट करना है कि आपका लोड कितना बनेगा उस एरिया का, और फिर आप ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर थोड़ा सा ओवर साइज करके लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फर्ज करें कि अगर आपका लोड बनता है कि जी मेरा यहाँ पे लोड 25 किलोवाट का बनेगा, तो आप कोशिश करेंगे आप 50 kVA का ट्रांसफार्मर लगाएं, क्योंकि 50 kVA का ट्रांसफार्मर 40 किलोवाट लोड उठाता है। और आपको नहीं पता ना कि बाद में कोई एक्सपेंशन आ जाए, लेट से आप कहते हैं कि यार मैं 2 कमरे डाल के यहाँ पे अपनी टीम को कहता हूँ यहाँ नाइट स्टे कर लिया करें, क्योंकि आइडियल ये होता है कि इतने बड़े प्लांट को आप रात में ठीक करें, क्योंकि रात में तो वो डाउन हो ना, प्रोडक्शन डाउन है। अगर आपने दिन 12 बजे बैठ के अपना इन्वर्टर ऑफ कर दिया कि जी मैंने इसकी मेंटेनेंस करनी है, तो वो तो पीक आवर है जिसमें आपकी बिजली बननी थी। तो कोशिश ये होती है कि रात के टाइम आप उसको ऑफ करें। अब रात के टाइम कोई मसला नहीं, ऑफ कर दें आप उसको, और फिर जाके उसकी जितनी मेंटेनेंस आपने करनी है वो उसकी करें, ताकि आपका प्रोडक्शन लॉस भी ना हो, और ज़रूरी मेंटेनेंस जो है वो भी हो जाए। क्योंकि ये इन्वर्टर्स वगैरह की ना 6 महीने बाद, साल बाद रेगुलर रूटीन मेंटेनेंस होती है। अच्छा, एक चीज़ आपने बहुत शायद नोटिस की नहीं की, ये एक पीक कॉम्पनसेशन लगी हुई है, बेसिकली पावर फैक्टर कॉम्पनसेशन है, ठीक है। ये ज़रूरी क्यों होती है? आप लोगों ने अ, अभी आई एम श्योर बड़े प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तो आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है नहीं किया, लेकिन होता ही है कि जब भी आप सोलर पैनल लगाते हैं ना, सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी जगह, तो आपके प्लांट का जो है, जो फैक्ट्री है, उसका पावर फैक्टर ख़राब हो जाता है, ठीक है। और पावर फैक्टर ख़राब होने की वजह से कस्टमर को पेनल्टी भी पड़ती है। अब पावर फैक्टर जो है वो खराब क्यों होता है? अब होता ही है कि आपकी जो बिजली है ना वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में डिवाइडेड होती है। तो रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट कितना है, आपकी जो बिजली आप ग्रिड से ले रहे हैं, उस उसको एक आसान अल्फाज में आप समझ लें, वो पावर फैक्टर होता है। अब आपको जो गवर्नमेंट मैंडेट करती है ना, वो कहती है कि जी आप इससे ज़्यादा अपना पावर फैक्टर ख़राब नहीं कर सकते, मतलब वो 0.9 है गालिबन, तो 0.9 से ज़्यादा आप ख़राब नहीं कर सकते अपना पावर फैक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब होता ही है कि जब आपने सोलर प्रोजेक्ट उसके अंदर ऐड किया ना, अब सोलर पैनल बाय डिफॉल्ट यूनिटी पावर फैक्टर भी जनरेशन करता है। मतलब ये कि वो आपकी सारी की सारी एक्टिव पावर को कॉम्पनसेट कर रहा होता है। मतलब जो आपकी ग्रिड से एक्टिव पावर आनी थी, आप वो वाली एक्टिव पावर रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रिड से रिएक्टिव पावर आनी थी वो आप उतनी मिकदार में ले रहे हैं। तो अब इसका रेशो ये बन गया कि फर्ज करें कि पहले आप 100 किलोवाट वापडा से ले रहे थे और 10 किलोवाट रिएक्टिव पावर ले रहे थे, 100 किलोवाट एक्टिव,
10 किलोवाट रिएक्टिव, आपने 50 किलोवाट का सोलर लगा दिया। अब आपका 50 किलोवाट का सोलर जो है ना, उसने 100 किलोवाट एक्टिव का 50 किलोवाट सोलर से आ गया, बाकी 50 किलोवाट अब आपका ग्रिड से आ रहा है। रिएक्टिव अभी भी 10 का 10 ही ग्रिड से आ रहा है। तो आपका जो रेशियो है ना एक्टिव और रिएक्टिव पावर का, वो खराब हो गया। ठीक है, वो 0.8 की तरफ चला गया। अब आपको गवर्नमेंट पेनल्टी डालेगी कि भाई आप जो है एक्टिव पावर कम यूज कर रहे हैं या रिएक्टिव पावर ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टी डलेगी। तो इस वजह से ना पावर फैक्टर कॉम्पनसेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अगर आप अच्छी फैक्ट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे आप हमेशा लगी हुई देखेंगे। बेसिकली कैपेसिटर बैंक्स होते हैं, तो ये इनका पर्पस ये होता है कि वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दें। सोलर पैनल में, ये सोलर प्रोजेक्ट्स में एक खासियत ये होती है कि उनके इन्वर्टर्स के अंदर भी ये खसूसियत है कि आप उसमें पावर फैक्टर की कॉम्पनसेशन कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि वो एट द एक्सपेंस ऑफ एक्टिव पावर होता है। तो कस्टमर अमूमन जब हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो कस्टमर की डिमांड एक्टिव पावर की होती है, रिएक्टिव पावर की नहीं होती। रिएक्टिव पावर की उनकी बाद में जब बनती है, जब उनको लॉस होना शुरू होता है। तो इसलिए एज सोलर स्पेशलिस्ट हम लोगों को पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम लगाने से एक्टिव और रिएक्टिव पावर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और आपके जो कस्टमर हैं उनकी पावर फैक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उनको ग्रिड से पेनल्टी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ये ना काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है। तो इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे भी पावर फैक्टर कॉम्पनसेशन लगाई गई। ये बड़े प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड होती है कि आपने इस साइज़ की पावर फैक्टर कॉम्पनसेशन लगानी है, तो ये इसलिए यहाँ पे लगा दी गई। उस्मान भाई, जी जी। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की है ना, मेरे साथ ये एक साइड पे इशू चल रहा है। तो उनको हम्म, अभी अभी पेनल्टी पड़ी थी पावर फैक्टर के ऊपर ही। तो अभी मुझे ये बताएं कि हम्म, वो तकरीबन साढ़े मतलब ये है तकरीबन 200 किलोवाट की साइड है। तो हम्म। अभी ये जो आपने ये डिवाइस बताई है कंपनसेशन जो आपने बताया जिसके बारे में अभी, तो अभी हम ये क्या ये डिवाइस कस्टमर एंड मतलब वो लगाएगा अपनी फैक्ट्री के अंदर तो उसका ये पावर फैक्टर सेट होगा, या फिर ये इन्वर्टर के थ्रू ही हमें जी, करना पड़ेगा? नहीं, दोनों काम है। अगर देखें पावर फैक्टर कॉम्पनसेशन का जो इक्विपमेंट है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ठीक है। वो देख लें कि पावर फैक्टर कॉम्पनसेशन इक्विपमेंट 200 किलोवाट के हिसाब से अगर आप मेरे ख्याल से मांगेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई 40-50 लाख की तो कम से कम आएगा। मोस्ट लाइकली इससे भी महंगा होगा। तो कस्टमर अमूमन कहते हैं यार इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता 200 किलोवाट सोलर लगाने के बाद। तो हम्म। उस सूरत में जो है ना, आप अपने इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे। वो आपको बता देगा कि जी आपने पावर फैक्टर की सेटिंग्स चेंज करनी है ना, तो इधर इधर जाके आप पावर फैक्टर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो वो आप पावर फैक्टर की सेटिंग चेंज कर देंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ ना ज़रा हिट एंड ट्राई होती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो कि आपने 0.95 डाल दी तो ठीक हो जाएगा। आपने कस्टमर का पावर फैक्टर मॉनिटर करना है, और फिर आपने ना वैल्यूज चेंज करते जाना है। तो आप देखेंगे कि जब आप 0.9 करेंगे अपने इन्वर्टर की पावर फैक्टर को, तो 1 से जब आप 0.9 करेंगे तो कस्टमर की वैल्यू में कोई ऊंच नीच आएगी। तो आप उसको 0.95 करेंगे तो फिर कोई ऊंच नीच आएगी। तो आप इसको ना चेंज कर करके इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जो कस्टमर के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा, उनको पेनल्टी भी नहीं पड़ी होगी, और आपका जो सोलर की मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन जो है ना, वो आप इस्तेमाल भी कर सकेंगे। सही सही सही। मतलब ये इन्वर्टर से ही हो जाएगा अभी ये? जी जी, इन्वर्टर से भी हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो ये जब बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएंगे जहाँ पे अब पाकिस्तान में अमूमन कमर्शियल कनेक्शन पे पावर फैक्टर को मॉनिटर करना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे ना फिर ये ज़रूरी पड़ जाता है कि आपने पावर फैक्टर को देखना हो। लेकिन घरों में गवर्नमेंट पावर फैक्टर नहीं देखती तो इतना मसला नहीं होता। तो अगर आप बाकी भी सिस्टम देखेंगे ना, वो उसी तरह है जिस तरह का, मतलब मॉड्यूलर है ना, सोलर सिस्टम का फायदा ये है वो मॉड्यूलर है। वो एज इज मॉड्यूल्स में बनता जाएगा। आप लोगों के सामने लेआउट है प्लांट का? जी सर, आया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, जो मैं आपको कह रहा था ना, अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। तो अर्थिंग की जो स्ट्रेटजीज होती हैं बड़े प्लांट्स में, आपने जब भी इंस्टॉलेशन की है, इवन 100-200 किलोवाट पे भी जब आप करेंगे, तो उसके ना हिस्से बन रहे होते हैं। मतलब एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन वो है, तीसरा वो है। तो जो उसके सेक्शंस बन रहे होते हैं ना, तो ज़रूरी होता है कि आप उसके सेक्शन के इर्द गिर्द जो है ना, पूरी, अगर इस तरह करके अर्थ मैश बिछाएं,
और उसको अपने सारे स्ट्रक्चर्स के साथ कनेक्ट करते जाएं। तो आपके सोलर पैनल्स की जो मैंने कहा ना कि एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड करती है, वो चीज़ें ना मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें, ये बात बहुत ज़रूरी है नोट करना कि जब से हमारे इन्वर्टर्स ट्रांसफार्मर लेस हुए हैं ना, तो थोड़ा बहुत लीकेज करंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्लांट में आ रहा होगा। अगर आपके पास वो लीकेज करंट चेक करने का एक स्पेशल इक्विपमेंट आता है अर्थ लीकेज करंट चेक करने के लिए, अगर आप वो जाके चेक करना शुरू करेंगे ना फील्ड में, अगर आपका लीकेज करंट नहीं आ रहा आपकी अर्थिंग में, इसका मतलब है आपकी अर्थिंग इफेक्टिव नहीं है। अगर आप उसको जाके चेक करेंगे और उसमें मिली एम्प्स में कुछ करंट आ रहा है, इसका मतलब है आपकी अर्थिंग इफेक्टिव है। तो अगर आप देखेंगे आपके नेटवर्क में हमेशा मिली एम्प्स में कुछ ना कुछ फॉल्ट करंट ट्रेवल कर रहा होता है, तो अगर आपने अर्थिंग ना की हो तो वो आप देखेंगे वो आपकी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। और वो जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ता जाएगा आपको प्रॉब्लम आती जाएगी। तो यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल? जी उस्मान भाई, इसमें जो लाइटनिंग का आपने बताया, उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पर स्ट्राइक करती है। अगर हमारा प्रोजेक्ट है 1 2 और 5 मेगावाट का, तो उसमें कोई एरिया स्पेसिफिक होता है कि आपका लाइटनिंग इंडस्ट्री इतने एरिया इतनी रेंज तक वो इफेक्टिव होगा, उसके बाद आपको 2 से 3 इन्वेस्टर लगाने पड़ते हैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पे? तो ऐसा कुछ होता है या इसमें देखिए, हाईएस्ट पॉइंट होता है? नहीं नहीं, इसकी ना कैलकुलेशन होती है अगेन, उसमें भी आईसी के अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ना, तो आईसी आपको कैलकुलेशन बताता है कि आपने इसको किस तरह करना है। अब लाइटनिंग प्रोटेक्शन का ना बड़े प्रोजेक्ट्स में एक छोटा सा मसला आता है। आपको पता है कि सोलर प्रोजेक्ट में शेडो जो है सबसे खतरनाक चीज़ है, प्रोडक्शन तो सत्यानाश मार देती है शेडो। मसला ये है कि आपने लाइटनिंग प्रोटेक्शन लगानी है तो वो ऊंची लगानी है, साथ है ना हाईएस्ट पॉइंट उसको बनाना है। जब आपने उसको ऊंचा लगाना है, हाइट पे देना है, तो उसने शेडो डाल देना है। तो इस वजह से ना दो स्ट्रेटेजीज एम्प्लॉय की जाती है। एक तो ये जो कन्वेंशनल है जिसमें ना आप ऊंचा लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, ठीक है, और फिर उसके लिए आपको फिर देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ उसका शेडो होगा, उसके हिसाब से आपको ना फील्ड में जगह खाली छोड़नी पड़ती है। एक और जो ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गई है लाइटनिंग प्रोटेक्शन स्कीम, वो ये कि आप ना अपने जो स्टील स्ट्रक्चर है उसी की बैक साइड से ना छोटा सा डंडा निकाल देते हैं, जो कि आपके सोलर पैनल से समझे तकरीबन कोई 1 फुट जो है ना ऊंचा होता है। मतलब स्ट्रक्चर से ही निकल रहा होता है कॉपर का रॉड, और वो ना 1 फुट थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होता है आपके इससे सोलर पैनल की बैक टॉप ले साइड से। और ये वाले जो होते हैं ना जो सिर्फ 1 1 फुट ऊंचा होते हैं, ये वाले सोलर पैनल, ये वाले लाइटनिंग रॉड जो है ना, आप समझेंगे ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ये आप समझ लें कि एवरी 6 7 पैनल्स के बाद ना आपका एक एक आ रहा होता है। तो अगर आप बहुत ऊंचे पे चले जाते हैं तो उसका फिर ये होता है कि वो मोस्ट लाइकली आपका समझ लें कि 100 मीटर तक 50 मीटर तक कवर कर देते हैं, डिपेंडिंग आपने कितना हाई किए। लेकिन ये वाला जो होता है ना जो छोटा सा निकला होता है, इसका फायदा ये होता है शेडो नहीं पड़ता, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके स्ट्रक्चर के साथ ही हो जाता है। और आप इसमें भी अर्थिंग उसी तरह कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए अर्थ कर दिए। राइट, सो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि वेदर हम इसको हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाएं तो वो ज़्यादा रेंज हमारी कवर कर लेगा, अदरवाइज अगर शेडो से हमने बचना है तो हम उसको मॉड्यूल्स के साथ ही स्ट्रक्चर के साथ माउंट कर लें। ऐसे ही। ठीक। आप लोगों का कोई सवाल और? अच्छा उस्मान भाई, ये तो हो गया यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ मेगावाट में, जैसे एकड़ में जमीन है तो उसमें लगा रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ कमर्शियल साइट्स हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, या कोई ऐसे फैक्ट्री है जिसमें 100 200 किलोवाट है, तब भी ये जो ग्राउंडिंग वगैरह सारे उसमें वैसे इफेक्टिवली हमें करने पड़ने हैं कि उसमें थोड़े से हम कर सकते हैं एडजस्टेबल? नहीं देखें, ग्राउंडिंग तो आपका 2 किलोवाट का प्रोजेक्ट भी है तो बहुत ज़रूरी है। हम्म। ग्राउंडिंग पे ना कभी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ग्राउंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
ठीक है। हम लोगों के यहाँ अनफॉर्चुनेटली आदत है कि हम तो अपने घरों में भी ग्राउंडिंग नहीं करते। तो वो ना बहुत ही रिस्की चीज़ है, क्योंकि देखें फॉल्ट किसी भी टाइम आ सकता है और वो बता के नहीं आएगा। और बिजली का मसला ये है, वो दिखती नहीं है। आपको फॉल्ट आया होगा और आपको पता नहीं चलेगा, और वो आपको करंट मारेगा और आप मतलब को प्यारे हो जाएंगे। तो ये वाला रिस्क ना कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप अपनी जान की बाजी लगा दें उस पर। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आपने शायद पिछले दिनों सुना होगा, वो एक वीडियो आई थी मेरे पास, वो काफ़ी शेयर हुई थी सोलर के ग्रुप्स में, कि बंदा बता रहा था कि जी सोलर वाटर पंप लगा हुआ था। वो बंदा गया उसको साफ करने के लिए, उसने पानी मारा तो करंट लगा और वो बस फारिग हो गया। तो ये देखे ना, ये इस तरह के छोटे छोटे रिस्क होते हैं और बंदे की जान चली जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल इतनी ज्यादा कॉस्ट है। आप जहाँ 10 लाख का सिस्टम लगा रहे हैं, आई एम श्योर 25-30 हज़ार लगा के आप अर्थिंग अगर कर लेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा किसी का। लेकिन इवेंचुअली आप ये देख लें कि एक बहुत बड़ा रिस्क जो है, जो कि बंदे की जान ले सकता है, वो एड्रेस हो जाएगा। एग्जैक्टली। Okay, I think there's no more questions here, so we can end this चलो, session. चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Usman bhai. That was very productive and informative. Thanks a lot. थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम। Allah Hafiz.